जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दिव्य क्लासेस में। ठीक है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मस्त होंगे, जहां भी होंगे जबरदस्त होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमने आपको हिंदी छंद में बताया था बाबू, हिंदी छंद पढ़ाया था और हिंदी छंद में हमने आपको बता दिया था कितने अंग होते हैं। ठीक है, और हिंदी छंद कहते किसे हैं, हिंदी छंद का दूसरा क्या नाम है, प्लस फुल डिफिनीशन आपको समझाया था, बताया था बाई उदाहरण एग्जाम्पल। ठीक है, अब सुनिए आगे आज हम क्या पढ़ेंगे। उसमें हमने आपको ये भी बता दिया था चरण किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, ये भी बता दिया था। आज हमें जानना है कि वर्ण और मात्रा क्या होता है। ठीक, उससे पहले एक तो ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज क्या है कि नवोदय के जो भी लड़के तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस हमारे यहाँ शुरू हो चुकी है नवोदय के लिए। ठीक है, और अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर हमें ऑनलाइन वीडियो चाहिए, हमें यूट्यूब से पढ़ना है, तो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप सब एकदम मस्त होंगे, अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। चलो बाबू शुरू करते हैं। हमने क्या कहा कि आज हम क्या पढ़ेंगे, वर्ण या मात्रा। बताए थे ना, 7 पद बताए थे। कौन कौन से? चरण, पद, पाद, वर्ण, मात्रा, गर्ण, गति, यति और विराम। ये 7 पद आपको बताए थे। ठीक है, उसमें चरण क्या बताए थे कि छंद को जिस भाग में लिखा जाता है, जितने भाग होते हैं उसी को क्या कहते हैं, चरण कहते हैं। फिर हमने आपको समझाया था कि छंद को ही चतुर्थांश कहते हैं, यानी छंद के चतुर्थ हिस्से को ही चतुर्थांश कहते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए आज क्या पढ़ेंगे कि वर्ण या अक्षर, वर्ण या मात्रा किसे कहते हैं। ठीक, तो वर्ण या अक्षर में क्या कहेंगे, डिफिनीशन क्या बताएंगे कि एक ही स्वर वाली जितनी भी ध्वनि होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। एक ही स्वर वाली जितनी भी ध्वनि क्या होती है, एक ही स्वर वाली जितनी भी ध्वनि होती है, ध्वनि मतलब आवाज, ठीक, उसी को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो यहाँ हेडिंग बना के लिखिए वर्ण। अगर कोई पूछेगा वर्ण किसे कहते हैं, कई ठो तरीका है बाबू। ठीक, तो लिखिए एक स्वर वाली जितनी भी ध्वनि होती है, जितनी भी ध्वनि होती है वर्ण कहलाती है, वर्ण कहलाती है, वर्ण कहलाती है। अब इसको समझते हैं कि ये है क्या। एक स्वर वाली जितनी भी ध्वनि होगी वो क्या कहलाएंगी, वर्ण। अब देखो बाबू, एक तो छोटा सा बात याद रखना कि हिंदी के व्याकरण में जो अक्षर टूट ना पाए, अब कहोगे कि ये कौन सी बात आ गई, तो जरा देखो क यहां है, क क्या लिखे हैं, क। अब ये क कैसे बना है, तो देखो ना, क और धन में क्या, अ। अब इस क को हमने 2 भागों में तोड़ दिया। क्या तोड़ा कि क जो लिखा था उसको हमने क्या कहा, क धन में अ इज इक्वल टू क्या बना, क। लेकिन ए बालक, अगर हम तुमसे कहें कि अ को तोड़ो, टूटेगा? ए पगला, टूटेगा जी? नहीं टूटेगा। टूटेगा बाबू? नहीं। अब इसको हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो देखो वर्ण किसे कहेंगे कि जो एक स्वर वाली, और देखिए ये एक स्वर है, इसमें 2 स्वर है, क और धन में अ, तो 2 स्वर वाले है गए तो क्या कहलाएंगे, अक्षर। अब वर्ण क्या है कि जिसमें केवल एक ही स्वर हो। ठीक है, स्वर टूटता नहीं है। चाहे बचपन में आप डिफिनीशन पढ़े होंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। डिफिनीशन पढ़े बचपन में? ठीक है, तो जो टूटे ना, वैसे खैर बात अलग है कि सारी चीजें टूट जाती हैं, लेकिन ये वर्ण नहीं टूटता। ठीक, तो क्या हमने लिखा कि एक स्वर वाली जितनी भी ध्वनि होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वर्ण कहलाती हैं। और एक और बात, वर्ण को ही अक्षर भी कहते हैं। आप कहोगे कि एकदम कंफ्यूजिया दिया आप, तो एकदम कुछ नहीं कंफ्यूजिया है बाबू। सुनिए, जिसको तोड़ा जा सके वो वर्ण, और वर्ण को ही क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। वाणिक छंद में चाहे ह्रस्व हो और चाहे दीर्घ हो, चाहे क्या हो, ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, वह एक ही वर्ण माना जाता है। अब ह्रस्व दीर्घ क्या है तो वो भी बताएंगे। ठीक, तो आगे एक तो टॉपिक लिख लीजिए, यहाँ का कपड़ा कहाँ गया, कोई बात नहीं, सर्फ एक्सल से धो दिए। चलिए आगे लिखिए कि वर्ण
वर्ण को ही अक्षर कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ठीक है, वर्ण को ही क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। और वर्णिक छंद वाले जितने भी वर्णिक छंद वाले, चाहे कौन हो, चाहे ह्रस्व हो, ठीक है, ह्रस्व वर्ण हो चाहे दीर्घ वर्ण हो, ठीक, बात समझ में आ रही है? क्या कहेंगे कि वर्णिक छंद वाले जितने भी, चाहे वो ह्रस्व वर्ण हो या दीर्घ वर्ण हो, ठीक है, वो सब क्या होता है, उन्हें एक ही वर्ण माना जाता है। एग्जाम्पल देके भी समझा देते हैं। देखिए इसमें लिख लीजिए कि जो चाहे ह्रस्व स्वर वाले हों, चाहे ह्रस्व वर्णिक छंद में, सॉरी, चलो कोई बात नहीं, गलती से, ठीक है, वर्णिक छंद में या वर्णिक छंद वाले चाहे ह्रस्व स्वर वाले वर्ण हो, ह्रस्व स्वर वाले वर्ण हो या दीर्घ स्वर वाले वर्ण हो, दीर्घ स्वर वाले वर्ण हो, उन्हें एक ही वर्ण माना जाता है। उन्हें क्या माना जाता है? एक ही वर्ण माना जाता है। उन्हें एक ही वर्ण माना जाता है, वर्ण माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप राम लिख सकते हैं, ठीक है, रमा लिख सकते हैं, रम लिख सकते हैं, ठीक, बात समझ में आई? क्या क्या लिख सकते हैं? राम, रमा, ठीक है, या रम लिख देते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण नहीं, जैसे, जैसे राम, रमा, रम, ठीक है, क्या लिखा? राम, रमा, रम इत्यादि शब्दों में दो दो क्या है? दो दो वर्ण है। या इसमें लिख दीजिएगा कि इत्यादि में, इत्यादि में दो दो वर्ण है। अब है तो दो दो वर्ण, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैंने पहले ही ऊपर लिख दिया है कि क्या होता है, दीर्घ हो चाहे स्वर वर्ण हो, एक ही वर्ण माना जाता है। तो इसमें ध्यान से देखिए, राम, रमा, रम, इसमें क्या है? एक ही दो दो वर्ण है, लेकिन मानेंगे क्या? एक ही वर्ण मानेंगे। बात समझ में आ रही है? देखो मेरा कपड़ा मिल गया। चलिए आगे देखते हैं, वर्ण अब कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक ह्रस्व वाला होता है, ह्रस्व स्वर वाले वर्ण, और दूसरा कौन सा होता है? दीर्घ स्वर वाले वर्ण। तो यहां आप हेडिंग बना लीजिएगा, वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। एक ह्रस्व स्वर वाले वर्ण, ह्रस्व स्वर वाले वर्ण, और द्वितीय बाबू क्या होता है? दीर्घ स्वर वाले वर्ण, दीर्घ स्वर वाले वर्ण। ठीक है, एक कौन सा होता है? ह्रस्व स्वर वाले वर्ण, और दूसरा कौन सा होता है? दीर्घ स्वर वाले वर्ण। अब ह्रस्व स्वर में क्या क्या होता है? तो ह्रस्व स्वर में अ होता है, छोटी ई होता है, छोटा ऊ होता है, री होता है, क होता है, क्री होता है, की होता है, कु होता है। मतलब कि इसमें अगर क हम कह रहे हैं, की कह रहे हैं, तो छोटी ई की मात्रा होगी, कु कह रहे हैं तो छोटा ऊ का मात्रा होगा। ठीक, तो चलिए इसमें हम लिख देते हैं इनके नीचे ही। ह्रस्व स्वर में क्या होता है? देखिए, अ, छोटी ई, छोटा ऊ, और क्या होगा? री। ठीक, इसके अतिरिक्त क्री होगा, ठीक है, क्री के बाद की होगा, की के बाद क्या हो जाएगा? कु। ठीक, इत्यादि जो है वो किस में आएंगे? ह्रस्व स्वर वाले में आएंगे। आ रही है बात समझ में? जैसे देखिए, ह्रस्व स्वर में क्या होगा? अ, ई, छोटा ऊ, री, क्री, की और कु, मतलब कि छोटी की मात्रा रहेगी।
अगर यहाँ क लिखे हैं तो इसमें भी छोटी की मात्रा है, यहाँ कु लिखे हैं तो इसमें भी क्या है, छोटा उ की मात्रा है, मैंने छोटी वाले न की मात्रा होगी, इतना छोटा छोटा। बात समझ में आ रहा है? चलो अब देखो दीर्घ स्वर वाले में क्या होगा, तो कुछ मत करना। देखो यहाँ अ लिखे हो ना, यहाँ अ लिखे हो, इसकी जगह पे आ लिख लेना। क्या लिखना है? आ। अब ई की जगह पे बड़ी ई, उ की जगह पे बड़ा उ, री को री लिखिएगा। ठीक है। अब री देखो, री क्या होता है, री कॉमन होता है, री क्या होगा, कॉमन होगा। और किसी किसी बुक में री नहीं दिया है, तो यह आपके मतलब कि अगर कहीं पूछ देता है क्वेश्चन तो वो तो बता के पूछेगा आपसे, कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक, हमने बता दिया कि री होता है, ये आपका कॉमन होता है। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। ए होगा, ठीक, ऐ होगा, ए, ऐ, और क्या होता है, ओ, औ, औ इत्यादि लिख देना। अभी मैं इसको डीपली बताऊंगा कैसे पहचानेंगे, फिलहाल के लिए क्या लिख देना, इत्यादि। ठीक है। इसके बाद जैसे यहाँ देखो, अब कोई कहेगा कि सर जब इसको बताए तो देखो इसमें अगर बड़ी की मात्रा लगा देते हो तो दीर्घ हो जाएगा, इसमें भी अगर बड़ा ऊ की मात्रा लगा देते हो तो दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं इनको भी, जैसे यहाँ की है तो इसमें बड़ी ई की मात्रा लगा दो, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा लगा दो, ये क्या हो गया, दीर्घ। दीर्घ का अर्थ होता है बाबू की बड़ा। ठीक, अब मात्राओं का खेल है, क्योंकि पहले ही हेडिंग में है वर्ण या मात्रा, तो जो मात्राएं बड़ी होंगी वो किस में आएंगे, दीर्घ में, और जो छोटी मात्राएं होंगी वो किस में आएंगे, ह्रस्व में। बात समझ में आई? ठीक, अगर यहाँ नीचे लिखते हैं तो दिखेगा क्या, नीचे नहीं दिख रहा, इतना पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। ठीक है, हो गया होगा मुझे उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या समझा, वर्ण किसे कहते हैं, फिर क्या समझा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, पिछले वीडियो में पढ़ाया था, कमेंट करके उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है बालक, क्वेश्चन ये है कि छंद का दूसरा नाम क्या है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, फिर से सुनिए, नोट कीजिए, छंद का दूसरा नाम क्या है। और दूसरा क्वेश्चन कि छंद की सबसे पहले वर्णना, मतलब छंद की बात सबसे पहले कहां की गई थी। ठीक है, ये HW में कमेंट करके बताइए। एक और चीज कमेंट करके आपको बताना है कि नवोदय के लिए क्या वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाए। ऑफलाइन क्लासेस तो शुरू हो गई हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन हमें वीडियो मिले तो कमेंट कीजिए कि हाँ सर हम नवोदय का वीडियो चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब मात्रा, अगला हेडिंग बनाइए मात्रा। अब सुनो, मात्रा किसे कहते हैं, तो कहोगे कि सर जी पगले समझे का, एकदम बकलोल समझे हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं मात्रा मात्रा। ठीक है, तो मात्रा बाबू पढ़ते आ रहे हो ना, लेकिन डिफिनीशन क्या होगी मात्रा की, तो डिफिनीशन बताइएगा कि किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है, किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है उसको ही क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। तो लिखिएगा उसमें कि किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण, उच्चारण का मतलब प्रोनाउंस करना। ठीक है, किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण में, या ध्वनि के उच्चारण में, हाँ ठीक है, में लगे काल को मात्रा कहते हैं। अब काल क्या है, तो काल का अर्थ क्या होता है, समय, काल को मात्रा कहते हैं, मात्रा कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण में लगने वाले काल को ही क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। अब कहेंगे कि सर ये कैसी बात हो गई, तो बिल्कुल अच्छी बात हो गई। मैंने अभी लिखा था आपको क, कि क को तोड़ो, तो तोड़े थे तो क्या हुआ था, क धन में अ। ठीक है बाबू, अभी जैसे मान लीजिए, अब देखिए यहां से समझिए, क हमें बोलना होता है तो हम क्या बोलते हैं, क, क्या बोलते हैं, क। क बोलने में तो समय नहीं लग रहा, लेकिन जो उसमें अ की मात्रा आ रही है उसका उच्चारण करने में हमें क्या लग रहा है, समय लग रहा है। ठीक है, जैसे मुझे बोलना हो ग, तो ग बोलना है तो आराम से बोल दिए, लेकिन ग अ की मात्रा लग रही है,
तो पूरा समय हमारा किसमें जा रहा है? अ की मात्रा में। तो जो समय क्या कहेंगे कि किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण में लगे काल को ही क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब दूसरे शब्दों में तो देखो एक बात समझो, दूसरे शब्दों में बार बार मैं इसलिए लिखवाता हूं कि आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, पहला नहीं याद हो रहा दूसरा याद कीजिए, ठीक। और जो लॉजिक होते हैं, ट्रिक होता है, ये सब क्या होता है? जो समझ में आ जाए बाबू वही ट्रिक है। बात समझ में आ रही है? तो दूसरे शब्दों में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे कि किसी वर्ण के उच्चारण में जो अवधि लगती है उसे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो चाहे ये लिखो कि किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण में लगे काल को मात्रा कहते हैं, दो बार लिख दिए हैं, ठीक, एक बार मिटा दो, ठीक है। देखिए किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण में लगे काल को मात्रा कहते हैं, या तो फिर आप लिखिए कि किसी वर्ण के उच्चारण में लगे अवधि को मात्रा कहते हैं। दोनों बात एक ही है, तो मुझे नहीं लगता है कि दूसरी वाली बात लिखवानी पड़ेगी। समझ गए ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखेंगे टॉपिक में, नोट्स में, कि ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे एक मात्रा तथा दीर्घ वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे दो मात्रा कहते हैं। आगे बात समझ में कि ह्रस्व क्या कहते हैं कि ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे एक मात्रा, और जो दीर्घ वर्ण के उच्चारण में समय लगता है उसे दो मात्रा कहते हैं। जैसे लिख लो, चलिए हमने क्या कहा कि ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे एक मात्रा तथा दीर्घ वर्ण के उच्चारण में दीर्घ वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे दो मात्रा कहते हैं। दो मात्रा कहते हैं। बात समझ में आई? हमने क्या कहा कि ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे एक मात्रा तथा जो दीर्घ वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? दो मात्रा कहते हैं। बात क्लियर हुआ? अब पूछेगा बाबू कि मात्रा कितनी प्रकार के होती हैं, तो यहाँ हेडिंग बना के लिख देना, मात्रा का प्रकार। किसका प्रकार? मात्रा का प्रकार। ये भी दो ही प्रकार का होता है, ठीक। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन सा होता है? तो ह्रस्व और दीर्घ। कौन कौन सा होता है? ह्रस्व और दीर्घ। एक तरफ एक नंबर डाल के लिखिए ह्रस्व, दूसरी तरफ दो नंबर डाल के लिखिए दीर्घ, ठीक। मात्राएं भी कितनी प्रकार की? दो प्रकार की। तभी तो जैसे कि मान लीजिए कि आप काउंट करते हैं, जब छंद पढ़ते हैं तो काउंट करते हैं ना, दो मात्रा, लघु गुरु, ठीक है, लघु या गुरु। तो गुरु किसके लिए होता है? जो दीर्घ स्वर होता है, और लघु किसके लिए होता है? जो ह्रस्व स्वर होता है, ठीक। यानी छोटी ई की मात्रा आ गई तो क्या काउंट करोगे? एक। बड़ी ई की मात्रा आ गई तो क्या काउंट करोगे? दो, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे? तो इधर मैंने पहले वाले में लिखवाया था, लिख लीजिए, और छोटी ई, छोटा उ, री, ठीक है। अब इसमें क्या लिख लीजिए? आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ठीक है, औ, इत्यादि, इत्यादि, ठीक है। इत्यादि जो होता है वो क्या होता है? दीर्घ होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। वर्ण की गणना, ठीक, उसके बाद मात्रा की गणना। तो अभी इतना, फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि मात्रा कैसे काउंट करेंगे, ठीक। चैनल अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारी बात समझ में आ रही है बाबू तो शेयर करो, ठीक है।
बाबू मस्त रहो, जहां रहो अच्छे रहो। और फिर से एक बार बता रहे हैं, नवोदय की क्लास शुरू हो चुकी है। अगर आपको ऑनलाइन वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।